भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। न्याय भारती अर्थात न्याय की आवाज़। भारती, भारती यानी आवाज़, भारती यानी ज्योति। ज्ञान की देवी सरस्वती को भी जो है भारती कहते हैं। तो हमारे इस YouTube चैनल न्याय भारती का उद्देश्य जो है न्याय की ज्योति को हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे आचरण व्यवहार में प्रज्वलित करना है। और इसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि हम जो है वो विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से, हमारे जो संविधान के जो हमारा संविधान है, देखिए संविधान हमारा जो है वो एक प्रकार से राष्ट्रीय ग्रंथ हैगा। मतलब अगर जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ऐसे ही जो है संविधान जो है वो हमारा नेशनल एपिक है, राष्ट्रीय ग्रंथ हैगा। तो जो है हम विधान, संविधान, कानून के माध्यम से कैसे हमारे चरित्र का, हमारे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसा अक्सर हम कहते हैं कि हमें जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। हमारे राष्ट्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई गई हैं, क्या बताई गई है कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वी कैन आल्सो बिकम सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इसके साथ ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो है स्टेट पॉलिसी, वो इकोनॉमिक मैटर्स पर है, पर वो हमारी जो है अर्थव्यवस्था का ये मार्गदर्शक हैं। और फिर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, हमें एक आदर्श नागरिक बनाती हैं। तो इन सब का हमें जो है प्रतिदिन जो है अध्ययन करना चाहिए और इसके साथ ही उसका चिंतन मनन भी करना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने जो है विषय पर आते हैं। तो जैसा कि हमने एक पहले वीडियो बनाया था वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पार्ट 1, तो उसमें हमने बताया कि कैसे जो है स्टेट जो है, जो हमारा राज्य जो है, वो किस प्रकार अस्तित्व में आता है और किस प्रकार उसके जो फंक्शंस जो होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं, और उसमें से एक फंक्शन जो है उसका क्या होता है, उसका देखिए राज्य के जो हैं फंक्शंस को हम इन जनरल जो है दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे सेकेंडरी फंक्शंस। तो जो राज्य का जो है प्राइमरी फंक्शंस जो होते हैं वो जो दो ही कहे जाते हैं, एक वार और दूसरा जस्टिस। अब आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि वार और जस्टिस का क्या संबंध। तो ये दो बड़े मतलब जो है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के फंक्शंस में समझ लो, उसके कर्तव्य दायित्व में जो है ये दो महत्वपूर्ण, इसीलिए इनको प्राइमरी फंक्शन इसलिए कहते हैं कि किसी भी राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करे। तो बाहरी सुरक्षा जो है वो कोई दूसरा देश जो है जब हमला करता है, आक्रमण करता है, तो राज्य जो है वो अपनी सेना के माध्यम से, अपनी मिलिट्री के माध्यम से जो है उस हमले का मुकाबला करके अपने नागरिकों की, अपने देश की सीमाओं की, राज्य की सीमाओं की जो है सुरक्षा करता है। और आंतरिक मामलों में आप कह सकते हैं कि भाई जो है वो देश के भीतर भी, वो नागरिकों के बीच में जो है कई संगठन रहते हैं, उनके बीच भी जो है, और कभी कभी संगठन और राज्य के बीच में भी जो है विवाद उत्पन्न होता है। तो आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य का
प्राइमरी कर्तव्य होता है। तो अब ये जो है जो सिक्योरिटी है ना, सेफ्टी एंड अल्टीमेटली क्या है, पीस। तो हम तो ये कहेंगे कि राज्य का जो प्राइमरी फंक्शंस क्या है, वो फंक्शन है पीस, शांति और सौहार्द, क्योंकि इसके बिना जो है वो जो कहना चाहिए कि जो विकास की, जो उन्नयन की और प्रगति की जो गतिविधियाँ जो हैं वो शांति सौहार्द व्यवस्था के अभाव में संपन्न नहीं हो सकती हैं। तो हमें बाहरी मतलब जो है सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, और इस आंतरिक सुरक्षा का कार्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये दोनों ही बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है सरकार, राज्य को जो है वो क्या करती है, वो फिर उसके जो अपन कह रहे हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फंक्शंस, वो जो सेकेंडरी फंक्शंस जो होते हैं, एक तो होता है कानून बनाना, दूसरा होता है टैक्सेशन। क्योंकि कानून बनाकर जो है वो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कानून बनाने का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राज्य नामक संस्था का अस्तित्व भी जो है वो एक समझौते से ही अस्तित्व ग्रहण करता है, और उसके बाद फिर वो राज्य जो है वो उसका एक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो कानून बनाना, क्योंकि कानून के अनुसार ही न्याय होता है, कानून के अनुसार ही व्यवस्था को जो है वो बनाया जाता है। और फिर इन सब के लिए जो है वो अर्थ की, धन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए वो जो है फिर टैक्सिंग को लेकर भी जो है कानून बनाए जाते हैं। और इसके साथ फिर और भी जो है जो कहना चाहिए कि नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके विकास उन्नयन के लिए कई योजनाएं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं आर्थिक विकास की। तो ये भी काम राज्य का होता है। तो कुल मिला के जो हमारा जो विषय जो है कि न्याय प्रशासन का है ना, तो इस न्याय प्रशासन के लिए जो है ही ये पूरा एक सेटअप जो है राज्य वो बनाता है, एक ढांचा जो है वो राज्य तैयार करता है। हम इसको इस तरह समझ लें कि जैसे राज्य है ना, राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया ये हमने देख लिया, यानी कि राज्य के कौन कौन से कारक हैं वो हमने समझ लिए कि भाई एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, फिर उसकी जनसंख्या होती है, फिर तीसरा गवर्नेंस या शासन होता है ना, सरकार कहते हैं, और सार्वभौमिकता। तो इन घटकों से राज्य अस्तित्व में आता है, और राज्य का संचालन जो है वो सरकार करती है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो होता है, जो सरकार होती है वो किसी राजनीतिक दल की होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है वो सरकार जो है वो पूरा मतलब राज्य के नाम से ही सब कुछ होता है। जैसे हमारे यहाँ कहें कि भारत सरकार, अब भारत सरकार, लेकिन वहाँ पे सरकार किसी एक राजनीतिक दल की होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, है ना। तो लेकिन वो कहलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो ये नहीं कहलाती कि गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी। लेकिन भले हम बोल देते हैं बीजेपी सरकार, लेकिन असल में वो होती है भारत सरकार। तो वो भारत सरकार मतलब वो रिप्रेजेंट द स्टेट। कौन सा स्टेट? यूनियन ऑफ इंडिया, जो जिसे हम भारत कहते हैं, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो राज्य जो है वो सरकार के माध्यम से, सरकार जो किसी राजनीतिक दल की होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, वो पूरे न्याय प्रशासन, असल में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है राज्य का। एक न्याय प्रशासन के लिए एक ढांचा खड़ा करती है, एक पूरी एक अधोसंरचना होती है, एक संरचना होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो हम इस पार्ट में जो है इसी स्ट्रक्चर को जो है, न्याय प्रशासन के स्ट्रक्चर को जो है, उसके ढांचे को जो है समझने का प्रयास करेंगे ना। ये आप जो विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और जो एडवोकेट्स जो हैं और न्यायाधीश भी हैं,
लॉ ऑफिसर्स भी हैं, उन सब और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जुड़े हुए लोग जो हैं उन सब के लिए ये हमारा वीडियो जो है वो महत्वपूर्ण हो सकता है या ज्ञानवर्धक भी हो सकता है। उनके कर्तव्य पालन में जो है एक महत्वपूर्ण मतलब एक मार्गदर्शन का काम कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। हालांकि हम इस विषय पर जो है एक वीडियो पहले बना चुके हैं, ये दूसरा बना रहे हैं और इसके बाद और आगे बनाएंगे, क्योंकि वो एक वीडियो में जो है वो पूरा विषय जो है उसको शामिल करना संभव तो है, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको जो है वो अलग अलग पार्ट में बना रहे हैं। तो ये हमारा आज का जो पार्ट है वो न्याय प्रशासन का ढांचा। और इस ढांचे में देखिए, अब आप न्याय प्रशासन में सिर्फ कोर्ट ही शामिल नहीं होता है। न्याय प्रशासन में पूरे आपके लॉ ऑफिसर जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, और उसके नीचे जो होती है वो होती है क्या उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। देखिए, अब आप सबको पता है कि समाज में जब कोई विवाद होता है, चाहे वो सिविल हो क्रिमिनल हो, तो उसके बाद जो है भाई सिविल मैटर में तो पार्टी जो है वो सीधे अपने प्राइवेट कार्रवाई करती है ना, और वो कोर्ट में केस लगाती है। लेकिन जो क्रिमिनल मामला होता है, आपराधिक मामला होता है, तो आपराधिक मामले में जो है वो जो अपराध होता है वो एक समाज के विरुद्ध जो है वो एक मिसचिफ माना जाता है, एक दुष्कृत्य माना जाता है। मतलब क्राइम इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो वहाँ पर जो है उस पीड़ित पक्ष की जो है पैरवी करने के लिए राज्य जो है वो राज्य की तरफ से पूरा वो उसकी पैरवी की जाती है। तो अब जो इसमें जो पहली स्टेज जो होती है, जिसको हम कहते हैं कि जैसे ही कोई अपराध होता है उसकी एफआईआर होती है और उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इसमें हम थोड़ा ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करती है। भाइयों बहनों, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो पहला पिलर है, या कहना चाहिए कि जो अपने आप में एक बुनियाद है, आधार स्तंभ है, वो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कितनी तरह की जो है वो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, है ना। क्योंकि हमने अक्सर पुलिस का नाम तो सुना है, तो रियली जो है पुलिस जो है हमारे यहाँ वो पहली, जिसको अपन कहते हैं प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो है ना। पहले जो कहीं कोई अपराध होता है, ऑफेंस होता है, तो उसकी सीधी जो है वो एफआईआर जो है वो पुलिस को ही दर्ज होती है। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि इसका पुलिस का जो पहला काम होता है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का होता है, और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होती है। तो जो सक्षम पुलिस अधिकारी रहता है एज पर लॉ जो है वो अपराध का जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके अलावा उनके और भी देखिए, इसमें हमारे यहाँ पुलिस का काम इन्वेस्टिगेटिंग के अलावा आपको पता है लॉ ऑर्डर का भी है, वीआईपी ड्यूटीज़ भी है, और ना जाने क्या क्या काम वो पुलिस को करना होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो है वो हम यहाँ वी आर कन्फाइंड ओनली टू इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट। तो जो हमारी पहली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो पुलिस होती है ना। अब ये उसका अपना स्ट्रक्चर जो होता है कि चाहे वो पुलिस स्टेशन है, और उसके बाद उसमें ऊपर तक का एक पूरी हायरार्की होती हो, तो आप कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक आपके जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो सब मिला के पूरा एक सिस्टम हैगा। तो अपन यहाँ पे सिंपली मान ले पुलिस इज़ प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन इंडिया। उसके बाद जो आती है हमारे यहाँ सीआईडी आती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ये जो डिपार्टमेंट इसको कहते हैं। ये असल में जो है ये एक स्पेशलाइज्ड जो है, एक विशेष कहना चाहिए स्टेट लेवल की जो है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव विंग होती है,
और ये खासकर जो सीरियस क्राइम्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम है, कॉम्प्लेक्स जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ऑफेंसेस होते हैं, है ना, स्पेशल क्राइम्स होते हैं, इसकी भी अपनी कुछ अलग अलग इसमें अलग अलग जो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उसमें अलग अलग में है। CBCID होता है, क्राइम ब्रांच होते हैं, है ना, स्पेशल टास्क फोर्स होती है। इसके बाद जो है हमारे यहाँ CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। असल में ये जो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, CBI। तो ये जो CBI जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, ये भी जो है हमारे यहाँ प्रीमियर जो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। और ये खासकर करप्शन है, मेजर फ्रॉड्स है ना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, सीरियस क्राइम्स हैं, और इसके अलावा पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स हैं, और कोर्ट ट्रांसफ़र इन्वेस्टिगेशंस वगैरह ये करती हैं। ये असल में जो लॉ है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत ये ऑपरेट होती है। और ये अगर किसी दूसरे राज्य में काम करती है तो उसको स्टेट की उस स्टेट से परमिशन लेना होती है, उसके बिना नहीं, या फिर कोर्ट का ऑर्डर हो तब ये जाके जो है वो दूसरे राज्य में जाकर अनुसंधान का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकती है। ये तीसरी चौथी एजेंसी जो है वो है NIA, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये असल में जो है 2008 में ये NI एक्ट ही मतलब जो है संसद ने बनाया था, और उसके अंतर्गत इस एजेंसी का जो है गठन किया गया। इसका जो ये मुख्य रूप से जो है ये स्पेशलाइज्ड एंटी टेरर एजेंसी, मतलब खासकर टेरर ऑफेंसेस से रिलेटेड जो मामले होते हैं, खासकर टेररिज्म, टेरर फंडिंग हो गया, है ना, नेशनल सिक्योरिटी ऑफेंसेस हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफेंसेस अफेक्टिंग सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये जैसा कि हमने बताया कि NI एक्ट 2008 के अंतर्गत ये अपना कार्य करती है। तो ये आपके अनलॉफुल वाले जो मामले, UAPA वाले मामले हैं, और उस एक्ट में ही जो है NI एक्ट में प्रावधान दे रखे हैं, एक पूरा लिस्ट दे रखी है कि उन मामलों में वो जो है ये जो अपनी NIA जो है खासकर ये UAP के मामले में और टेरर मामलों में ये अपना अनुसंधान करती है। इसके अलावा एक हमारा ED है। ED का नाम तो आप सबने सुना होगा, इंडिया में आजकल काफ़ी, असल में ये देखा जाए तो एक फिनेंशियल एजेंसी है, लेकिन ये आजकल इज़ नोन फॉर इट्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। तो ये इसको अपन क्या कहते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ED। ये जो है ये इकोनॉमिक एनफोर्समेंट एंड फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो आपका एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला, है ना, वो उस एक्ट में जो है काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन और प्रोसेस ऑफ क्राइम, ये PMLA एक्ट और पेमा, ये 2 एक्ट जो हमारे यहाँ फॉरेन वाला जो है मनी का जो मामला है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले हैं। इसके अलावा एक और एजेंसी हमारे यहाँ है जिसको बोलते हैं SFIO, यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, एक ऑफिस है। ये असल में जो है ये कारपोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है असल में। ये खासकर कारपोरेट सेक्टर्स में जो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, है ना, कंपनी लॉ के जो वायलेशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिनेंशियल आपके मिसकंडक्ट हैं, वो उसमें ये इन्वेस्टिगेशन करती है। और इसका जो एक्ट है जिसके अंतर्गत ये काम करती है, या वो जनरली आपका यही कंपनी एक्ट जो है। इसके अलावा एक और होता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI। ये जो है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, ये असल में प्रीमियर एंटी स्मगलिंग एंड कस्टम्स इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो स्मगलिंग के मामले में, कस्टम फ्रॉड के मामले में, है ना, नारकोटिक्स के मामले में, नारकोटिक्स जो आपका ट्रैफिकिंग है, और गोल्ड स्मगलिंग है, ट्रेड बेस्ड इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं। इसके बाद आता हमारा क्या आता है, NCB, मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये भी जो खासकर आपके कहाँ काम करती है,
एंटी ड्रग एजेंसी, ये सेंट्रल एंटी ड्रग एजेंसी है। ये नारकोटिक्स के मामले, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, दूसरा ड्रग सिंडिकेट्स हो गया, और एनडीपीएस ऑफेंसेस है ना, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें ये इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके अलावा एक और एजेंसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये जो है ये प्राइमरीली जो है विजिलेंस या सुपरवाइजरी बॉडी है, जो क्या करती है, ये सुपरवाइजेस विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटी करप्शन के जो मामले हैं, एंटी करप्शन मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये सीबीसी काम करती है। और ये इसके साथ क्लोजली विथ सीबीआई और विजिलेंस डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा हमारे यहाँ टैक्स और फाइनेंशियल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी हैं, जो इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग अपन कह सकते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है ये खासकर टैक्स इवेजन का इन्वेस्टिगेशन करती है, रेड्स करते हैं, ये सर्चेस करते हैं, है ना, अनडिस्क्लोज इनकम इंक्वायरीज, ब्लैक मनी इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा आपने आजकल हमारे यहाँ जो जीएसटी चलता है उनके भी जो ऑफेंसेस होते हैं, तो वो जीएसटी एक इंटेलिजेंस में DGGI होता है, DGGI। तो ये जो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस जो है, ये जीएसटी के जो फ्रॉड हैं, फेक इनवॉइसिंग के मामले हैं, टैक्स इविजन का है, ये इसमें जो है ये अनुसंधान करते हैं, इसकी जांच करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जो हमारे यहाँ खासकर स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी एंड डिफेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी हैं, जो मिलिट्री पुलिस आप कह सकते हो। ये जो है कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, ये खासकर जो ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग आर्मी पर्सनल अंडर मिलिट्री लॉ, तो उसमें वो जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी प्रकार कोस्ट गार्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स भी होते हैं, जो खासकर जो समुद्र के में जो अपराध होते हैं, मतलब जिसको अपन कहते हैं मेरी टाइम ऑफेंसेस, स्मगलिंग वाले, है ना, कोस्टल सिक्योरिटी वायलेशन, उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार अब रेलवे का भी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको अपन RPF कहते हैं, तो ये भी जो है जो रेलवे की प्रॉपर्टी के मामले ऑफेंसेस हैं, रेलवे सिक्योरिटी क्राइम्स हैं, है ना, सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जनरली गो टू गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, वो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्पेशल रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज़ भी होती है, जैसे लोकायुक्त, है ना, लोकायुक्त पुलिस है, या एंटी करप्शन ब्यूरो SCB जो है, खासकर अपन ने देखा होगा दिल्ली में या कई स्टेट्स में जो एंटी करप्शन ब्यूरो होते हैं करप्शन के मामले में। ये स्टेट एंटी करप्शन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं, ये ब्राइबरी के मामले में, करप्शन बाय पब्लिक सर्वेंट और डिसप्रपोर्शनेट असेस्ड जो मामले होते हैं, जैसे अपने यहाँ लोकायुक्त भी है ना। इसी तरह अब ये विजिलेंस वाले जो है डिपार्टमेंट, ये एक प्रकार का जो है इंटरनल डिपार्टमेंटल एंटी करप्शन एंड डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स होती है। हर डिपार्टमेंट में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि जुडिशरी में भी होता है, अदर डिपार्टमेंट्स में भी होते हैं जो विजिलेंस वो एकदम रेड करते हैं और मामले अपने ही विभाग वालों को पकड़ते हैं। तो अच्छा, इस तरह फॉरेस्ट का भी होता है, फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स होती है जो फॉरेस्ट से संबंधित मामले हैं, तो उसमें जो ये फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स जो होती है वो फॉरेस्ट ऑफेंसेस है, वाइल्ड लाइफ के क्राइम से, ये वन विभाग वाले जो अपना अनुसंधान करते हैं, इलीगल माइनिंग का है, और ये आपके पोचिंग मतलब वो पशुओं का शिकार करने का, उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है, ये भी वही वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट से ही संबंधित है, वन पशु जीव से संबंधित मामले होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड वाइल्ड क्राइम एजेंसी है। अब देखिए, क्राइम्स बढ़ता जाता है तो नई नई एजेंसीज भी मतलब गठन होती हैं। अब ये साइबर और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है, तो साइबर क्राइम पुलिस जो है, ये जो है ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हैकिंग का मामला है, साइबर फ्रॉड का मामला है ना, ऑनलाइन हरेसमेंट है, और डिजिटल फिनेंशियल क्राइम्स है। इसी प्रकार एक इंडियन साइबर क्राइम
कोऑर्डिनेशन सेंटर रहेगा 14C। ये जो है ये नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलिजेंस बॉडी है, जो साइबर क्राइम्स के को मतलब में इन्वेस्टिगेशन में जो है ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इसके अलावा कई बार जो है कोर्ट क्रिएटेड इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज़्म भी होता है, खासकर तो जहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको अपन SIT कहते हैं, वो बनाई जाती है। जो टेम्परेरी इन्वेस्टिगेशन टीम का वो होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकती है, हाई कोर्ट या गवर्नमेंट भी जो है ये खासकर सेंसिटिव मैटर्स जो होते हैं उनके लिए ये एजेंसी जो है बनाई जाती है ना। जैसे अभी आपका एक जबलपुर में जो है वो जो है एक दुर्घटना हुई थी, उसमें जांच के लिए अभी सरकार ने जो है एक SIT का गठन किया है। तो इसी पर तो इस तरह जो है ये पूरी जो है हमारे यहाँ एक पुलिस से लेके CID, CBI, ACB, CBC, NIA है ना, ED और ये NCB, साइबर पुलिस, मिलिट्री गार्ड, ये सब ये इस तरह जो है ये इतनी मतलब करीब करीब आप ये समझ लिए कि 21-22 हमारे यहाँ बल्कि ज़्यादा ही होंगी ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं। ये पूरा जो है ये सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं और इनके आधार पे ये जो इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान करके जो चालान कोर्ट में पेश करती हैं और उसके आधार पर जो है ट्रायल होता है। तो अब प्रश्न ये है कि देखिए, जो न्याय प्रशासन की बात है कि जो हमने जो कहा कि न्याय मतलब न केवल न्याय होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। तो इसका प्रारंभ जो है, इसका जो श्रीगणेय से शुरुआत जो है वो अनुसंधान की स्टेज से ही होता है। अगर अनुसंधान जो है वो निष्पक्षता से, ईमानदारी से अगर नहीं होगा तो उसका ट्रायल का जो परिणाम होगा वो भी जो कहना चाहिए निष्पक्ष नहीं हो सकता है, या वो जो है मामला जो है वो शायद उससे कोई न्याय ना हो सके। तो इसलिए अब हम जो है इसमें ये चीज़ भी देखना है, मतलब भाई देखिए, मामला सिर्फ यही नहीं कि न्यायालय को ही जो है पूरी जिम्मेदारी न्यायालय की, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उनकी भी जो है वो जिम्मेदारी है, उनका भी दायित्व है कि वो निष्पक्षता और ईमानदारी से कानून के अनुसार बिना किसी दबाव प्रभाव के जो है वो मामले का अनुसंधान करे। भाइयों बहनों, तो हमने देखा कि किस प्रकार विभिन्न विषयों को लेकर हमारे देश में जो है पुलिस से लेकर जो है साइबर क्राइम्स और हर क्षेत्र विषय के हिसाब से, और फिर ये समझ लो कि जो है टेरिटोरी मतलब जो क्षेत्राधिकार का भी मामला रहता है। जैसे कि अपने यहाँ CBI जो है वो या तो संबंधित जब स्टेट किसी दूसरे स्टेट में अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करना होती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे, या फिर वो जो है हाई कोर्ट परमिट करे या सुप्रीम कोर्ट परमिट करे तो ही वो अनुसंधान कर सकती है। तो जो भी ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, देखिए, जो भी न्यायालय में जब केस चालान के रूप में, चार्जशीट के रूप में पेश होता है और उसके बाद जो है फिर ट्रायल शुरू होता है, तो वो पूरा मामला जो है ये इसी इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है कि कोई अपराध हुआ, ठीक है। उस अपराध के बाद अनुसंधान अधिकारी ने जो है मतलब किस प्रकार जो है साक्ष्य को एकत्रित किया। जैसा कहा जाता है कि जो है वो साक्ष्य जो है वो साक्ष्य का मतलब निर्माण नहीं होता है, बल्कि उसको कलेक्ट किया जाता है, साक्ष्य को इकट्ठा किया जाता है ना। मतलब जो फैक्ट की जो एविडेंस है जिससे कि केस को प्रूव करना होता है, वो उसका कोई नव निर्माण नहीं होता है, वो अनुसंधान वो अस्तित्व में होती है, ठीक है। जैसे कुछ मामले जिसको अपन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशंस वगैरह हैं, है ना, या फिर कुछ आज के समय में जो है कुछ जो अभियुक्त होता है उसके माध्यम से कुछ आजकल जो साइंटिफिक
जो इन्वेस्टिगेशंस होती है उसके माध्यम से कुछ एविडेंस को एक प्रकार से क्रिएट भी किया जाता है। तो लेकिन जो सामान्य सिद्धांत तो वही है कि एविडेंस इज़ नॉट क्रिएटेड बट कलेक्टेड। ओके, तो अब मामला जो है अनुसंधान की निष्पक्षता पर उसकी जो कहना चाहिए कि वो बिल्कुल ईमानदारी से जो है अनुसंधान अधिकारी ने किया है, तो उसी के ऊपर जो है वो मामले की सफलता विफलता निर्भर करती है। या हम कहें कि जो एक पीड़ित पक्ष है और अभियुक्त पक्ष के, देखिए न्याय का मतलब ये है, न्याय मतलब किसी एक पक्ष के साथ का मामला नहीं है। उस मामले में जो भी पक्ष इन्वॉल्व हैं, जो भी पक्ष उसमें प्रभावित हैं। अब इसमें जनरली जो आपराधिक मामले हैं उसमें एक पीड़ित होता है, विक्टिम होता है, जिसे हम कंप्लेनेंट कहते हैं, और एक आरोपी है। तो न्याय का मतलब ये नहीं है कि मतलब हमको सिर्फ पीड़ित के साथ ही न्याय करना है। हो सकता है आरोपी को झूठा फंसाया गया है, वो निर्दोष है, तो जस्टिस मीन्स जस्टिस टू बोथ मीन्स टू द प्रोसिक्यूशन एज वेल एज टू द अक्यूज्ड। तो अब क्या होता है, हमारे यहाँ जो क्रिमिनल सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसमें विक्टिम की ओर से जो है स्टेट रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑफेंस इज ट्रीटेड टू बी अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द सोसाइटी। तो वो जो है स्टेट जो है वो विक्टिम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो है ये जो अनुसंधान होता है, जैसा कि कहा कि ये फाउंडेशन है, ये आधार स्तंभ है, तो इसको लेकर भी हम जो है माननीय उच्चतम न्यायालय और कानून में भी प्रावधान है हमारे, मतलब जो है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय दृष्टांतों में जो है ये मतलब एक तरीके से गाइडलाइन जो है बताई गई है या गाइडेंस दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन भी जो है फेयर होना चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 20, 21 एंड 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो मतलब यहाँ तक कहा गया कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिर्फ ये नहीं करेगा मेरे को तो जो है इसमें सिर्फ विक्टिम को लेकर ही इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको अक्यूज्ड का जो पक्ष है उसको भी देखना है। उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मामला बनाना है, बल्कि उसे एक न्यायपूर्ण अनुसंधान करना है, ताकि जिससे कि अगर कोई झूठी रिपोर्ट की है तो उस जो रिपोर्ट करता है उसके विरुद्ध जो है झूठी रिपोर्ट की कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो ये इसलिए जो है अब इसमें जो न्यायालय और खासकर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा प्रिंसिपल्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस जो है वो ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है ना, तो वो उसमें जो चीज़ है कि आप उसको जो है जो जिसको कहते हैं ना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, है ना, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है ना, उससे अगर उसको आप उससे वंचित कर रहे हो तो दैट कैन बी ओनली बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जिसको अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं। तो इसमें जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये देखना है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है इज ए फैसिट ऑफ फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 21। इसके अंदर ये चीज़ है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है बाइज्ड नहीं हो सकती है ना, सिलेक्टिव नहीं हो सकती है, मैलिशस नहीं हो सकती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो सकती है। आजकल जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें सीबीआई और ईडी को समझना चाहिए और पुलिस को भी समझना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कांट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट शुड बी जस्ट फेयर, देयर शुड नॉट बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इट में यू कांट सक्सीड इन द ट्रायल। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, डेजिग्नेटेड डिज़ाइन मियरली टू सिक्योर कन्विक्शन, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप एक फाल्सली मामला बना दो कि उसमें, हालांकि न्यायालय सब चीज़ों को देखती है इसलिए फॉल्स इन्वेस्टिगेशन की संभावना कम रहती है, लेकिन कभी कभी चीज़ें उलट भी जाती हैं क्या, तो ये चीज़ें देखी है, हम सब देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
इन्वेस्टिगेशन जो है शुड नॉट बी टेंटेड, और टेंटेड इन्वेस्टिगेशन में itself violate the fundamental right to life and personal investigation. It has been held in मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक दूसरा मामला है बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और पूजा पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. It has been held by the Supreme Court that the tainted investigation in itself is the violation of fundamental right of life and personal liberty under Article 21 of the Constitution. दूसरा ये कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट बी न्यूट्रल होना चाहिए, वो उसका कोई बाइस नहीं होना चाहिए, है ना, वो उसको एक प्रोसिक्यूटर की तरह काम नहीं करना चाहिए, है ना, एक वेंजेस यानी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहिए, ना वो नॉट ए पार्टीजन फॉर कंप्लेनेंट और द अक्यूज होना चाहिए. मतलब जो है वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको दोनों तरह की इंक्रिमिनेटिंग सर का जो एविडेंस है वो भी, और एक्सकल्पेटरी मतलब मुक्त करने वाली, दोनों तरह की एविडेंस को समान रूप से इकट्ठा करना चाहिए. क्यों कि जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस जो है वो है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, नॉट सिक्योरिंग कन्विक्शन एट ऑल. इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और एक्सटर्नल प्रेशर से मुक्त होना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार इस चीज़ों को कंडेम किया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो, प्रेशर फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन से उनकी ओर से ना हो, एब्यूज़ ऑफ पुलिस मशीनरी नहीं हो, मिसयूज़ ऑफ स्टेट पावर नहीं होना चाहिए. मतलब ये बहुत जो है आज कि देयर शुड नॉट बी व्हाट वी से आजकल जो एक टर्म यूज होती है वेपनाइजेशन या कलर एक्सरसाइज ऑफ स्टेट legislative powers, state executive powers should not be weaponized for a government for purpose other than justice. मतलब जस्टिस करना ही जो है राज्य का उद्देश्य है, क्योंकि राज्य जो है किसी सरकार के माध्यम से चलता है और सरकार किसी पार्टी की होती है, तो उस सरकार को जो है अपनी पार्टी के हितों के कारण जो है जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो शुड नॉट बी यूज्ड एज कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स. ये जो है ये पूरी न्याय व्यवस्था को जो है चरमरा देता है, पूरी व्यवस्था को खंडित कर देता है, पूरी व्यवस्था को कलंकित कर देता है. और इस चीज़ों को जो है पहले न्यायालय ने जो बहुत इस संबंध में निर्देश दिए, जो ये चीज़ें हम बता रहे हैं, ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के ही दिशा निर्देश है कि इवन इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर एंड इम्पार्शल एंड शुड नॉट वायलेट द आर्टिकल 21 ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो अब इस चीज़ों का जब अगर वायलेशन होता है तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू टेक सीएमओ कॉग्निजेंस के इस तरह के मामलों में जो है पुलिस के मतलब अनुसंधान के स्तर पर जो है ही जो है वो न्याय व्यवस्था का जो है वो चीरहरण ना हो, वो न्यायिक जो स्टेट पावर्स जो हैं उनका कहीं दुरुपयोग ना हो. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है अब इस तरह की जो कई चीज़ें जब हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा है ना. खास जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेजते हैं, SITs को भेजते हैं, है ना, और इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है वेयर लोकल इन्वेस्टिगेशन लैक्ड क्रेडिबिलिटी. इसमें खासकर जो आप केस हैं इसमें विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक जाहिरा वाला मामला है जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का. इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी ए टूल ऑफ हरेसमेंट. ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखना चाहिए कि वो अपने किसी मतलब जो है पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर दबाव में जो है इट कांट बी यूज्ड एज हरेसमेंट के फॉल्स केस को दर्ज कर लिया, और कई तरीके से जो है कहीं एक प्रोसेस जो है वही पनिशमेंट बना दिया गया. ये चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे होना जो है रूल ऑफ लॉ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो
process should not become punishment. If it happens so, then it is breach or decline of rule of law. तो इस बारे में भी जो है कोर्ट ने समय समय पे जो है वार्निंग दी है कि जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कांट बी यूज्ड फॉर पर्सनल वेंडेटा, पॉलिटिकल रिटेलिएशन, है ना, कोअर्सन, इंटिमिडेशन या अब्यूज ऑफ प्रोसेस, malicious prosecution and arbitrary investigation violate constitutional guarantees. तो इसलिए जो है कोर्ट इंटरफेयर करती है और कई बार जो है एफआईआर को भी क्वाश किया है, इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया, ग्रांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड इम्पोज कॉस्ट इन अब्यूज केसेस में। अब क्या क्या इसमें जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को करना चाहिए, वो है ड्यूटी टू फॉलो ड्यू प्रोसेस। तो इसमें जो है वो उनको स्टेटरी जो सेफगार्ड्स जो हैं, जैसे खासकर आपके मान लो एक्साइज एक्ट का मामला है, एनडीपीएस का मामला है, यूएपी का मामला है, तो ये जितने भी स्ट्रिक्ट जो लॉज हैं उसमें जो सेफगार्ड्स दिए हैं, काय के लिए, किसके लिए दिए गए हैं, फॉर इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन, फॉर इम्पार्शल एडजुडिकेशन, है ना, ट्रायल। तो उसके लिए जो स्टेटरी सेफगार्ड्स हैं या अरेस्ट की जो प्रोसीजर्स हैं और एविडेंस वगैरह की जो प्रोसीजर हैं, है ना भाई बहनों, तो अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसको फेयर एंड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर स्टेटरी सेफगार्ड्स के अनुसार हो, और उसमें कहीं उसको कोर्ट्स को जो है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो उनसे कहा जाता है और इस संबंध में जो गाइडलाइंस है या जो डायरेक्टिव्स जो है या इंस्ट्रक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के, है ना, और जो कानून में ही प्रावधान होते हैं, चाहे आप जैसे एनडीपीएस एक्ट देख लो, आप यूएपी एक्ट देख लीजिए आप, या आपका मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट, उसमें जो स्पेशल एक प्रोविजंस किए इसलिए जाते हैं ताकि उस एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो। तो इसलिए जो है वो उनका स्ट्रिक्ट पालन होना आवश्यक है। तो इसलिए जो स्टेटरी सेफगार्ड्स जो हैं, अरेस्ट का मामला है, जैसे ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट शुड बी स्टेटेड टू द अक्यूज्ड, है ना, एविडेंसरी प्रोसीजर जो उसमें दे रहे उसको फॉलो करना। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन है उसका ध्यान रखना जरूरी है, और इसीलिए कोर्ट ने जो है समय समय पर जो आपके इलीगल डिटेंशन है, कस्टोडियल जो टॉर्चर है, या फेक एनकाउंटर्स के मामले हैं, या आपके जो वो बुलडोजर बार्बरिज्म के जो मामले हैं, फैब्रिकेटेड एविडेंस का मामला है, फोर्स कन्वर्सन के मामले में जो है वो कंडेम किए हैं। और इसमें खासकर आपको ये डी के बसु का मामला आपको याद होगा, वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का है, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला है, अर्नेस्ट कुमार वाला मामला है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही है, अनफेयर है, मेलाफाइड है, बाइज्ड है, इलीगल है, या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे मामलों में भी जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अंडर आर्टिकल 32, 136, 142 और 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोर्ट इसमें अपने मतलब सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में जो है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है ना, री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है किसी दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, दूसरे स्टेट को, है ना, कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, किसको, एसआईटीज बना सकती है, या एक डायरेक्ट इंडिपेंडेंट प्रॉप्स का भी ऑर्डर कर सकती है। असल में क्या है, ट्रूथ इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ डिकवरी ऑफ ट्रूथ। तो इसलिए जो है देयर शुड नॉट बी सप्रेशन ऑफ एविडेंस, वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, डिलिबरेट कोई ओमिशंस नहीं होना चाहिए, शील्डिंग अक्यूज पर्सन्स नहीं होना चाहिए, फॉल्सली इम्प्लीकेटिंग इनोसेंट नहीं होना चाहिए, है ना, ये आर सीरियस वायलेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोसिक्यूटर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं, ये सब आर ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस। तो इसलिए जो है
ये जो है ये जो है ना, क्या कहना चाहिए कि नॉट मियरली एडवर्सियल बोथ, मतलब द कोर्ट हैज स्टेटेड दैट प्रोसिक्यूशन इज नॉट मियरली एडवर्सियल, मतलब विरोधी नहीं है। भले वो भाई देखिए, वो तो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो या प्रोसिक्यूटर हो, ही रिप्रेजेंट द स्टेट, और स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों के साथ न्याय करे। तो ऐसी स्थिति में जो ये स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ऑफिसर्स जो हैं, जो कर्मचारी, असल में वो लोक सेवक हैं, है ना, तो इन लोगों का दायित्व है कि वो अपने कर्तव्यों का, चाहे वो एक्यूज का मामला हो या विक्टिम का, दोनों की तरफ उनको समान दृष्टि से देखना होता है। वो जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ओवर ए ड्यूटी टू फेयरनेस, और उनके काम में एक ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए और एक नैतिकता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होना चाहिए, और उनको दिमाग में रखना चाहिए जस्टिस। कोर्ट जो है, जैसा कि जहाँ पे डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है तो कोर्ट उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करता है, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन, SIT का, CBI प्रोब जो भी है। तो कुल मिला के ये है कि हालांकि ये इस तरह की जो री इन्वेस्टिगेशन है, ये कोर्ट अपने इन पावर्स का उपयोग जो है वो एक्सेप्शनली और स्पेरिंगली करती है, मतलब अपवादजनक मामलों में ही। अब जैसा कि रूल ऑफ लॉ एबो स्टेट पावर, जैसा हमने शुरू में हमने कहा था कि स्टेट के जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं या वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो कांट बी वेपनाइज्ड, कांट बी यूज एज कलरेबल लेजिस्लेशन फॉर पर्पस अदर देन जो है जिनके लिए होना चाहिए, लिस्टेड इन द लिस्ट फर्स्ट सेकंड एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो हमारी है। तो इन्वेस्टिगेटर जो है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो राज्य से भी ऊपर है, व्यक्ति से भी ऊपर है। जो है हमारे यहाँ जो सुप्रीमेसी जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए जो कहते हैं कि नो बडी इज एबल लॉ, तो इसका मतलब ये है कि बी यू एवर सो आई, इवन हमारे यहाँ राष्ट्रपति गवर्नर को कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि उनके पद पे रहते हुए जो है उनके विरुद्ध कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने अपराध किया तो जब वो तो देखिए, अगर कोई अपराध वो कर दे मतलब पद पे रहते हुए तो उनको तो रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो प्रोसिक्यूशन उनका हो सकता है। तो वो एक छूट जरूर हमारे यहाँ है कि ड्यूरिंग हिज टर्म वो जो है कान बी प्रोसिक्यूटेड। आर्टिकल 361 में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक जो एग्जेम्पशन दिए हैं, लेकिन जो है सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल इज दैट कि नो बडी इज एबव लॉ, जो है बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज एबव यू। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है कांट एक्ट आर्बिट्रेरीली, सिलेक्टिवली, अंडर पॉलिटिकल डिक्टेट्स आर कॉन्ट्ररी टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लिमिटेशंस। तो क्या है, ये अगर करती है, मान लो वो आर्बिट्रेरीली काम करो, सिलेक्टिवली करें, अंडर पॉलिटिकल प्रेशर करे, तो इट विल अमाउंट टू रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स इट विल इट विल वायलेट, है ना, रूल ऑफ लॉ, इट विल वायलेट जस्टिस, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो कुल मिला के जो है हमारी जो इन सब सिद्धांतों के पीछे जो संवैधानिक जो दर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी जो है, वो ये है, इन व्यू ऑफ द सो मैनी अथॉरिटीज बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो ये है कि हमारे यहाँ का चाहे वो देखिए इन्वेस्टिगेशन हो या प्रोसिक्यूशन हो या ट्रायल हो या जजमेंट हो, ऑल शुड कन्फर्म टू द रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, नेचुरल जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट पावर और प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। ये हमारा सब अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब ड्यूटीज़ जो है, असल में ये ड्यूटीज़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की होने के साथ साथ ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो है, जो प्रोसिक्यूटर्स जो हैं, फिर उसके बाद हमारा जो कोर्ट्स, जजेस जो हैं, वो सब all are governed by these principles laid down by
the Supreme Court through various judgments and also laid down in our constitution and the statutory laws. तो अभी ये हमने जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीज़ों पर विचार, इन चीज़ों के बारे में जो है चर्चा की। अब हम अगले एपिसोड में जो है वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के संबंध में और उसके बाद कोर्ट को लेकर जो है ये सारे प्रिंसिपल्स पर जो है, जो हमारा विषय है न्याय प्रशासन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसके संबंध में जो है हम विचार करेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।